नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। पैराडाइम आईएएस एकेडमी के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग आईएनएस विक्रांत के बारे में देखेंगे। आईएनएस विक्रांत के बारे में हम उन सब चीज़ों को समझेंगे, उन सब पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आईएनएस विक्रांत को पढ़ने से पहले हम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसे प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में एक बार थर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड मीन्स टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस के बारे में पूछा गया था, ये क्या है। दूसरी बार बराक एंटी मिसाइल के बारे में पूछा गया था। उसके बाद ध्रुव के बारे में पूछा गया था। फिर उसके बाद आप देखेंगे आईएनएस विराट के बारे में पूछा गया था। तो कहने का मतलब है कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफेंस सेक्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी कह सकते हैं मांग या डिमांड को ध्यान में रखते हुए, ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हम आईएनएस विक्रांत जो कि चर्चा में है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये जो आईएनएस विक्रांत है ये कह सकते हैं कि इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, राइट, आईएनएस विक्रांत कमीशन इन इंडियन नेवी। तो मतलब आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया ये चर्चा में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आईएनएस विक्रांत है ये पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। तो ये न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मैंने आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन के ट्रेंड के बारे में भी बताया। अब हम बात करेंगे उसके पृष्ठभूमि की और बैकग्राउंड की बात करेंगे। बैकग्राउंड में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप देखिए कि भारत की जो समुद्री सीमा है, राइट, अगर हम इंडिया के कोस्ट लाइन को देखेंगे तो देखिए आप इंडिया की कोस्ट लाइन को अगर आप देखेंगे तो इंडिया की कोस्ट लाइन को देखेंगे तो यहाँ पर ये लगभग जो है कह सकते हैं 7,516 किलोमीटर है। ये हमारी जो समुद्री सीमा है। तो ये जो समुद्री सीमा है इसकी सुरक्षा के लिए, राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम चुनौती हो जाती है कि अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा कैसे करें। आपको पता है कि इस समय चीन का जो फैक्टर है या चाइना का जो चैलेंज है, इस समय जो है भारत के संबंध चाइना के साथ जो है काफ़ी तनावपूर्ण है, टेंशन में बने हुए हैं। और पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो चीन की जो नेवी है वो पावरफुल नेवी है। तो पहला फैक्टर देखिए आप कि चाइना की जो नेवी है पावरफुल नेवी है। चाइना का जो पॉलिसी है इस समय, उसके जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, चाहे वो जापान के साथ में हो, आसियान कंट्रीज के साथ में हो या भारत के साथ में हो, श्रीलंका के साथ अभी आप देख सकते हैं कि चाइना ने अपना जो है एक बेशल जो है वो हम्बनटोटा पोर्ट पे भेजा था। तो चाइना जिस तरीके से भारत को चारों तरफ से घेर रहा हो, चाहे वो आप देख सकते हैं म्यांमार में पोर्ट है जिसका नाम सितवे पोर्ट है, श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट है, या पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है। तो इस तरीके से भारत को चारों तरफ से जो घेरने की जो नीति है, जैसे हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, मोतियों की माला, राइट, तो भारत को चारों तरफ से घेरने की जो नीति है ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। आज चीन जो है, दक्षिणी चीन सागर हो या फिर इंडियन ओशन हो, यहाँ पर जो है उसका जो अपने आप का जो प्रेजेंस यहाँ पे दिखा रहा है, तो भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियाँ जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भारत जो है इस समय वो अपने रक्षा उपकरणों के लिए या डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए हम रशिया पर ज़्यादा निर्भर है। अभी जो रूस और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसमें वेस्टर्न कंट्रीज ने, पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर जो है प्रतिबंध और सैंक्शन लगा दिए।
तो आपने देखा होगा कि जो इस समय चीन है और जो रूस है वो एक दूसरे के काफ़ी निकट आ चुके हैं या करीब आ चुके हैं। तो चीन का जो रवैया हम देख रहे हैं, चीन का जो फैक्टर देख रहे हैं, ये पृष्ठभूमि है, ये एक बैकग्राउंड है कि हम किस तरीके से जो है अपनी सुरक्षा जरूरतों को या मैरीटाइम सिक्योरिटी को किस तरीके से जो है हम उसको कह सकते हैं कि उसके लिए हम काम करें, उन ज़रूरतों को हम भारत की ज़रूरतों को हम पूरा करें। क्योंकि भारत जो है इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ा देश है, एक ग्लोबल इमर्जिंग पावर है। तो इस कह सकते हैं इस रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में, ये भारत की एक जिम्मेदारी बन जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भारत यहाँ पर जो है एक कह सकते हैं कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में जो है भारत सामने आए। भारत अपनी जो है डिफेंस रिक्वायरमेंट तो पूरी करेगा ही करेगा, या भारत जो है अपनी रक्षा जरूरतों को तो पूरा करेगा ही, साथ में इस क्षेत्र में, इस एरिया में जो है जो भी देश हैं, छोटे छोटे देश, हम उनके लिए भी जो है एक सुरक्षा के रूप में एक सामने खड़े होंगे। तो ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड के रूप में बताया। हम थोड़ा आईएनएस विक्रांत के बारे में जान लेते हैं। आईएनएस विक्रांत जो है एक एयरक्राफ्ट करियर है। कहने का मतलब ये है कि आईएनएस विक्रांत जो है एक एयरबेस है, ठीक है। एयरबेस पे क्या होता है कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं, राइट, जो कि फाइटर प्लेन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, वहां से कह सकते हैं लैंडिंग करते हैं। तो ये जो है एक ऐसा एयरबेस है जो कि पानी में है, राइट, एक फ्लोटिंग जो है चलता फिरता एयरबेस। इस पर हमारे जो एयरक्राफ्ट है ये क्या कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं, और हम अपनी ज़रूरतों को जो है जहाँ पर भी हमें कोई भी ऑपरेशन अगर चलाना है तो हम उस डायरेक्शन में जाके जो है अपनी रक्षा ज़रूरतों को या फिर उन ऑपरेशंस को हम अंजाम दे सकेंगे परिस्थितियों के हिसाब से, और हम अपनी रक्षा जरूरतों को तो पूरा करेंगे ही करेंगे। थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि ये जो आईएनएस विक्रांत है, इसका नाम विक्रांत क्यों है। विक्रांत का मतलब होता है साहस, करेज, राइट। तो ये जो साहस, इसका कह सकते हैं कि विक्रांत का जो मीनिंग है ये हमने गीता से लिया। और एक मैं आपको बात बताऊं कि आईएनएस जो है विक्रांत, आईएनएस विक्रांत के बारे में एक सबसे खास बात यह है कि इसका मोटो क्या है, या मतलब इसका उद्देश्य क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो कह सकते हैं कि उद्देश्य है वो है आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मैं उन पर विजय प्राप्त करता हूं जो हमारे खिलाफ लड़ते हैं। ये जो हमारा आईएनएस विक्रांत है उसका ये मोटो है या उसका ये उद्देश्य है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये हमने जो लिया है ये हमने ऋग्वेद से लिया है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया आईएनएस विक्रांत के बारे में। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा एयरक्राफ्ट करियर है ये हमने पहली बार जो है ये हमने यूके से, पहला जो कह सकते हैं एयरक्राफ्ट करियर है हमने यूके से खरीदा था। उसका नाम भी आईएनएस विक्रांत था। आईएनएस विक्रांत जो पहले था उसने 1971 का जो वॉर हुआ था, राइट, जिसमें हमने पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई लड़ी थी, इसमें बांग्लादेश को मुक्ति प्राप्त हुई थी, बांग्लादेश नए देश के रूप में सामने आया था। तो हमने जो बांग्लादेश की जो मदद की थी, पाकिस्तान के खिलाफ जो हमने लड़ाई लड़ी थी, तो आईएनएस विक्रांत ने उस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा की थी। भारत के पास पहले एक और आईएनएस था जिसका नाम विराट है। तो इस तरीके से देखेंगे कि आईएनएस विक्रांत जिसने 1971 के वॉर में भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं भूमिका अदा की। तो सवाल ये होता है कि अभी हमने इसका नाम फिर से आईएनएस विक्रांत क्यों रखा है। तो आप समझ चुके होंगे, चूंकि हमारी वो यादें हैं, उन यादों को, उसके महत्व को हमने फिर से जो है दर्शाया है। तो इसलिए जो है हमने उसका नाम जो है आईएनएस विक्रांत रखा है। आईएनएस विक्रांत जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला जो है एक स्वदेशी
इंडिजीनियस, मतलब भारत ने ये खुद से बनाया है, भारत ने ये खुद से बनाया है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इंडिजीनियस या स्वदेशी। तो चूंकि भारत ने खुद से बनाया है तो भारत का कुछ जो खर्चा लगा है, इसकी जो लागत है, कॉस्टिंग है, वो 20,000 करोड़ रुपए। तो आप देखिए, अगर हमने ये बाहर से परचेज किया होता तो भारत की, कह सकते हैं कि भारत का जो बजट है वो कितना जो है खर्चा आता, कितनी कॉस्टिंग आती, राइट। भारत के लिए एक, कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो आज हमने जो है खुद से बनाया और 20,000 करोड़ रुपए जो उस पर लागत आई, खर्चा आया, तो उसमें जो लोगों ने काम किया है, उसमें जो कह सकते हैं कि इसको बनाने में जिन लोगों की भूमिका है, तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा है फिर से जो है इंडियन इकोनॉमी में लौट के आ गया है। ये एक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। भारत में से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, रोजगार क्रिएट हुए, और ये 13 साल में बनके तैयार हुआ। 13 साल की मेहनत है, आप ये समझ सकते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि जो वॉरशिप है हमारा, राइट, ये जो आईएनएस विक्रांत है, इसकी जो क्षमता है, राइट, इसकी जो क्षमता है, इसका जो कह सकते हैं कि लार्जेस्ट जो वेसल है हमारा ये, राइट, वॉरशिप है ये, इसकी जो क्षमता है वेट की, ये है 43,000 टन्स, राइट। ये 43,000 टन्स जो है इसकी ये क्षमता है, राइट। तो कह सकते हैं कि दुनिया, अगर इसको हम देखेंगे तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया है। जब आप इसके अंदर जाएंगे, इसमें 14 मंजिल है, 14 फ्लोर है, साथ ही साथ जो है करीब 2300 जो है कंपार्टमेंट्स हैं। मोर देन 1700 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसमें एकोमोडेट हो सकते हैं, रह सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं आपको पहले बताया हूँ, कि एक एयरबेस है, राइट, और इस एयरबेस है जो कि चलता फिरता है। इसका जो डिज़ाइन किया है, राइट, डिज़ाइन बाय इंडियाज़ नेवी वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि इसका जो डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन बाय इंडियाज़ नेवी वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा। अच्छा, इसको किसने बनाया है? तो इसको जो बनाया है, राइट, इसको जो बनाया है वो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया। थोड़ा सा इसके फीचर जान लेते हैं। तो ये जो है 262 मीटर जो है बड़ा है, ये लॉन्ग है, 62 मीटर जो है इसका वाइड है, ये चौड़ाई इसकी जो है वो 62 मीटर है। और कहने का मतलब है, और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है मैक्सिमम जो जा सकता है, ये 7,500 नॉटिकल माइल्स तक का सफ़र ये तय कर सकता है एक बार में। और साथ ही साथ इसकी जो स्पीड है ये 28 नॉटिकल माइल्स है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आईएनएस विक्रांत बना है ये इंडिजीनियस है। लगभग 76% इसमें इंडिजीनियस जो मटेरियल है उसको यूज किया गया है। आईएनएस विक्रांत कैन कैरी 30 फाइटर्स प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स, मतलब एक साथ जो है ये 30 फाइटर प्लेन्स को जो है कह सकता है कैरी कर सकता है, राइट। जैसे कि MiG-29 जो है कह सकते हैं के, उसके बाद कॉमोव है 31, और उसके बाद आप देखेंगे कह सकते हैं ALH है, LCA है, राइट। ये जो है यहाँ से ऑपरेट हो सकते हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसके बाद फिर आपका MiG विमान है हमारे, ठीक है, इन सबको जो है 30 फाइटर प्लेन्स को साथ में लेके चल सकता है। इसके बारे में एक सबसे खास बात ये है कि इसमें जो टेक्निक है, राइट, उसको हम कहते हैं टेक्निक। तो ये जो टेक्निक है, राइट, तो ये जो टेक्निक है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक इसमें यूज की गई है, तो ये टेक्निक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और ये शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी जो है, इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं। मतलब इसमें जो है क्या हो सकता है, शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग इसमें किया जा सकता है। हमें इस आईएनएस विक्रांत की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि चाइना का, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना का फैक्टर जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना के
चाइना को ध्यान में रखते हुए जो है हमने जो है INS विक्रांत की हमें बहुत पहले से आवश्यकता थी, तो हमने जो है इसको कह सकते हैं अभी इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया है, अपनी सुरक्षा मैरीटाइम सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ 5 देश ऐसे हैं जो कि जैसे कि चीन है। अगर मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना के पास ऐसे एयरक्राफ्ट करियर जो हैं वो 2 हैं। देखिए आप, चाइना हमारा पड़ोसी है, उसके पास 2 पहले से हैं और तीसरा अभी वो बना रहा है। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के पास 2 ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहले का नाम है विक्रमादित्य, INS विक्रमादित्य। अब देखिए, मान लिया फॉर एग्जांपल INS विक्रमादित्य यहाँ पर है, राइट, अरेबियन सी में है, समझ रहे हैं आप, अरेबियन सी में है। और दूसरा मान लिया हमारा जो है INS जो है विक्रांत है, ये बे ऑफ बंगाल में है। तो हमारे दोनों तरफ से जो है सुरक्षा हो सकती है। ये जब जहाज होता है, ये जो INS कह सकते हैं विक्रांत है, ये जो एयरक्राफ्ट करियर होते हैं, ये एक पूरा बेड़ा होता है। मतलब जब ये चल रहा होता है तो उसके चारों तरफ बहुत सारे शिप, बहुत सारे वेसल जो है साथ में चलते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। ये क्या करता है, ये एयरवेज है। मान लिया इस साइड में हमें सुरक्षा चाहिए अरेबियन सी में, तो मान लिया फॉर एग्जांपल विक्रमादित्य है, इधर से हमारा जो है ये INS विक्रांत है, राइट। तो हम दोनों तरफ से जो है अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लिया फॉर एग्जांपल INS विक्रमादित्य यहाँ पे है और हमें जो है किसी बाहर दूर जाके जो है किसी ऑपरेशन को अंजाम देना है, तो INS विक्रांत जो है वो जा सकता है। तब तक हमारी सिक्योरिटी के लिए क्या हो सकता है, सिक्योरिटी के लिए जो है INS विक्रमादित्य तब तक कार्य कर सकता है। तो इस तरीके से भारत के पास तो ये कह सकते हैं अभी 2 हैं, राइट। एक मैंने आपको बताया INS विक्रमादित्य और दूसरा मैंने आपको बताया INS विक्रांत। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना के पास 2 है, तीसरा वो बना रहा है। इंडिया के पास 2 है अभी। इंडिया वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि इंडिया तीसरे का भी प्लान कर रहा है, सोच ऐसी है अभी, आगे देखते हैं क्या होता है। इटली के पास भी 2 एयरक्राफ्ट करियर हैं, UK के पास भी 2 हैं और USA के पास 11 है। अब देखिए आप, USA के पास 11 का मतलब है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर अपने कह सकते हैं अपने पास कुछ रख सकता है और कुछ पूरी दुनिया में भेज सकता है, राइट। अगर उसको कहीं भी ऑपरेशन चलाने हैं तो एक नेवी के लिए, एक देश की सुरक्षा के लिए नेवी के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके पास एयरक्राफ्ट करियर जो है, एयरक्राफ्ट करियर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत जो है, भारत की नेवी का एक उद्देश्य है, एक ऑब्जेक्ट है, हमारी महत्वाकांक्षा है, ठीक है, कि ये है कि हम जो है भविष्य में जो है या कह सकते हैं कि फ्यूचर में जो है हम एक ब्लू वाटर नेवी की ओर बढ़ रहे हैं। ब्लू वाटर नेवी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी नेवी, देखिए नेवी जो होती है वो क्या करती है, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है, ठीक है। अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा नेवी का काम होता है समुद्र से। लेकिन ब्लू वाटर नेवी का मतलब क्या होता है, ब्लू वाटर नेवी का मतलब होता है कि जो उसका एरिया है उसके बियॉन्ड जाके वो काम अगर कर सके तो वो ब्लू वाटर नेवी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये भारत है, राइट। अब ये भारत है तो भारत की सुरक्षा जो कर रही है वो नेवी कर रही है। लेकिन नेवी जाके जो है ताइवान, मान लिया ताइवान, देखिए ताइवान की बात करते हैं, अभी ताइवान का मुद्दा जो है काफी चर्चा में। मान लिया फॉर एग्जांपल चाइना जो है ताइवान पर अटैक कर देता है। अब अटैक कर देता है तो ऐसे में जो है भारत क्या कर सकता है कि भारत जो है एक अपना INS जो है विक्रांत भेज सकता है ताइवान की तरफ, राइट, और वहां पे ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। तब तक भारत की सुरक्षा के लिए कौन तैनात रहेगा, विक्रमादित्य, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी नेवी जो है या हमारे जो ये एयरक्राफ्ट करियर जो है यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन इससे भी दूर जाके हम पूरी दुनिया में जाके हम ऑपरेशन चला सकें। तो जब हमारी नेवी के अंदर ये क्षमता आ जाती है, हमारी नौसेना के अंदर ये क्षमता आ जाती है, तो फिर उसे हम कहते हैं ब्लू वाटर नेवी। अभी अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊं तो पूरी दुनिया में चूंकि USA के पास 11 जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब 11 एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो पूरी दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि पूरी दुनिया में अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं। ये एक पहली बात है, मतलब वहाँ की जो नेवी है उसके पास इतनी क्षमता है, इतनी पावर है। अगर मैं कुछ लिमिटेड ग्लोबली पावर्स की बात करूं, मतलब जिनके पास थोड़ी कम शक्ति है, तो उसमें फ्रांस और UK आते हैं।
फ्रांस और यूके के पास, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग जो है लिमिटेड ग्लोबल पावर है, मतलब ये अपने देश की रक्षा तो कर ही सकते हैं, साथ में ये जो है दूसरी तरफ जो है एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज सकते हैं और अपनी भी सुरक्षा कर सकते हैं, और लिमिटेड रूप से जो है कह सकते हैं ग्लोबली भी जो है ये किसी मिशन को जो है अंजाम दे सकते हैं। तो ये सेकंड रैंक पे हम बात कर सकते हैं कि जो लिमिटेड ग्लोबल पावर है इसमें फ्रांस और यूके आता है। अब हम थर्ड रैंक की बात करेंगे। थर्ड रैंक में कौन कौन आता है? थर्ड रैंक में जो है वो है कह सकते हैं इंडिया है, चाइना है, रशिया है, इटली है। ये कैसे हैं? ये अपने ही क्षेत्र की रक्षा करते हैं, मतलब ये जो है कह सकते हैं कि मल्टी रीजनल जो पावर प्रोजेक्शन है, राइट, उस रीजन में, उस क्षेत्र में जो है जब इनके एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये अपनी सिक्योरिटी को राइट बढ़ाते हैं या उस क्षेत्र में काम करते हैं, तो ये जो है कह सकते हैं थर्ड रैंक में जो है आते हैं इंडिया, चाइना, रशिया और इटली। हम अगली बात करेंगे। अगली बात का मतलब अगला जो रैंक है उसमें ब्राजील आता है, स्पेन आता है, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, साउथ कोरिया, जर्मनी है। ये क्या करते हैं? ये अपने कह सकते हैं कि जो EEZ है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो कि समुद्री सीमा के आसपास रहता है, जब उसकी रक्षा करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, तो उसे हम 4 टाइप की रैंकिंग में हम नेवी को रख सकते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया है। तो देखिए कि ब्लू वाटर नेवी क्या होता है, एक बार फिर से समझाना चाहता हूँ। ब्लू वाटर नेवी वो होता है जो अपनी सीमाओं की रक्षा तो करते ही हैं, राइट, अपने यहाँ तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काम करते ही हैं, लेकिन उस सीमा से भी जाके दूसरी जगह जाके, साउथ चाइना सी में जाके, या फिर आप कह सकते हैं कि अटलांटिक ओशन में जाके, वहाँ पे जाके किसी मिशन को, किसी ऑपरेशन को अंजाम दें, तो ये जो है ब्लू वाटर नेवी है। आपने देखा होगा कि चाइना का जो प्रेजेंस है वो साउथ चाइना सी या इंडियन ओशन में रहता है। ऐसा तो नहीं है कि पता चला कि अटलांटिक ओशन में, ऐसा नहीं है, तो ये लिमिटेड है, राइट, लेकिन ऐसा जो है वो यूएसए कर सकता है क्योंकि उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर ज़्यादा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके बारे में मैंने आपको समझाया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि INS विक्रांत का इम्पोर्टेंस क्या है या उसका महत्व क्या है। तो देखिए, सबसे खास बात ये है कि इंडियाज मैरीटाइम डिप्लोमेसी एंड पावर प्रोजेक्शन इन द इंडियन ओशन, मतलब हमारा जो मैरीटाइम डिप्लोमेसी है या हमारा जो पावर प्रोजेक्शन है, कहीं ना कहीं जो है हमारी नेवी काफ़ी स्ट्रेंथन हुई है, मजबूत हुई है, राइट। ये दुनिया को पता चला है कि भारत जो है, राइट, वो कह सकते हैं कि अपने नेवी के मामले में, अपने नेवी की जो स्ट्रेंथ है उसके मामले में कहीं बहुत आगे एक ग्लोबल इमर्जिंग पावर के रूप में सामने आ रहा है, उसको एक इस्टेब्लिश कर रहा है, मतलब हम एक ब्लू वाटर नेवी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर हम अपने इतिहास में देखें तो इतिहास में भी देखेंगे, अपने हिस्ट्री में देखेंगे तो हिस्ट्री में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, राइट, उनका एक विजनरी मैरीटाइम आउटलुक था, राइट, और वहाँ पे जो है कह सकते हैं कि हमारी नेवी काफ़ी मजबूत थी उस समय। आप चोलास को देखेंगे, अहोम को देखेंगे, मराठास को देखेंगे, तो हमारे लिए प्राउड की बात रही हमेशा कि हमने अपनी नेवी को उस समय स्ट्रेंथन किया। इसीलिए आपको पता होगा कि अभी हमारी नेवी का जो है, हमारी जो नेवी का जो इंसाइन है, ध्वज है, राइट, वो भी इंस्पायर्ड है बाय छत्रपति शिवाजी महाराज से। हमें ये प्राउड फील होता है इस संबंध में। आप देखिए तो हमारी जो नेवी का जो ध्वज है, इंसाइन है, वो भी जो है अभी चेंज किया गया है और बदला गया है। तो पहला हमने आपको महत्व ये बताया कि हमारी जो नेवी है वो किस तरीके से जो है एक इंडियन ओशन में जो है एक पावर के रूप में एक सामने आ रही है, राइट, एक ब्लू वाटर नेवी के रूप में हम सामने आ रहे हैं। अगली मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जैसे एक आपको पता होगा कि कोलंबो सिक्योरिटी इनक्लेव जो है, राइट, उसमें भारत पार्टिसिपेट करता है। भारत जो है, भारत का एक सागर मिशन है। तो भारत का जो सागर मिशन क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन, राइट। तो भारत का जो सागर मिशन है, तो सागर मिशन को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ आपको पता होगा कि भारत के पास छोटे छोटे देश हैं, और भारत के छोटे छोटे पास में जैसे मालदीव है, जैसे श्रीलंका है, राइट, इधर बांग्लादेश है। तो ये जो जितने भी देश हैं जो आप देख रहे हैं, राइट, कहीं ना कहीं भारत एक यहाँ पे एक बिग प्लेयर के रूप में सामने आता है। और ऐसे में इन छोटे छोटे देशों की सुरक्षा या इंडियन ओशन में जो है एक मैरीटाइम सिक्योरिटी, राइट, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत के पास है, भारत के पास जिम्मेदारी है। मतलब इन देशों को कहीं ना कहीं ये फील होना चाहिए
कि भारत हमें जो है जरूरत पड़ने पे हमें सुरक्षा प्रदान करेगा या सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में सामने आएगा। हम कहीं ना कहीं जो है आज जो सर्कमस्टेंसेस श्रीलंका में बने हुए हैं आप देख रहे हैं, तो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ऐसे देशों की रक्षा करें या हम जो है इस इंडियन ओशन रीजन में एक पावर बैलेंस को मेंटेन करें। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए, शायद आप इस बात को समझ रहे हो। इसका एक महत्व ये भी है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये कुछ ही देश इसको बना सकते हैं। इसकी क्षमता कुछ ही देशों के पास है, वो करीब 6 देश है, 6 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास खुद का जो है एयरक्राफ्ट कैरियर जो है बनाने की क्षमता है। अब हम उस जो एलीट क्लब ऑफ नेशंस हैं उसमें भारत शामिल हो गया है, तो एक भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें जो कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस है, रशिया है, फ्रांस है, यूके है और चाइना है, तो एक महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपको बताई। और भारत ने चूंकि ये खुद बनाया है तो कहीं ना कहीं हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये आपने देखा होगा। और कहीं ना कहीं जो है हम इसमें मेक इन इंडिया की बात भी जो है हम इसमें देख सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको इसके महत्व के बारे में बताया, समझाया, अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आगे का विजन क्या होना चाहिए। आगे आपको पता होगा कि भारत जो है आज कह सकते हैं क्वाड में शामिल है, राइट। क्वाड एक ग्रुप है, राइट, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है, यूएसए है। क्योंकि चाइना जिस तरीके से एक उसकी जो एक विस्तारवादी नीति है, जिस तरीके से वो दूसरे देशों के साथ जो है कह सकते हैं कि एक पावर बैलेंस को बीच बीच में चेक करता है, बीच बीच में जिस तरीके से उसके हरकतें रहती हैं, उसके बॉर्डर टेंशन से लोगों के साथ, भारत के साथ में भी है, भारत के साथ इस समय काफ़ी टेंस रिलेशन चल रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो भारत कह सकते हैं कि इन क्वाड कंट्रीज के साथ में मिलकर जो है चाइना को बैलेंस कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भारत के सामने जो है इस समय कह सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो 2 हैं, एक विक्रमादित्य है, दूसरा आईएनएस विराट है। तो देखिए मान लिया आईएनएस विक्रमादित्य यहाँ पे है या कह सकते हैं आईएनएस विक्रांत यहाँ पर है, ठीक है, मैं शायद विराट भूल गया था, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो यहाँ पे जो है एक आईएनएस कह सकते हैं कि विक्रमादित्य है और दूसरा आईएनएस विक्रांत है। अगर ये 2 यहाँ पे हैं और हमारे पास भारत की जो सुरक्षा में लगे हुए हैं, और मान लिया अगर हमको भविष्य में जरूरत होती है कि हमें किसी ऑपरेशन को अंजाम देना है, किसी को घर में घुस के मारना है, या फिर अपनी नेवी को स्ट्रेंथन करना है, या फिर हमें चाइना की जो हरकतें हैं, राइट, उन पर लगाम लगाना है, तो भविष्य में हमें अपनी जो नेवल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ानी होगी। और ऐसे में हमें आवश्यकता है एक थर्ड जो है, एक इंडियन नेवी को जो ज़रूरत है वो थर्ड कह सकते हैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। भविष्य में ये कह सकते हैं अभी तक इसको अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन इसकी चर्चा चल रही है कि भविष्य में एक ऐसा फिर से एक आगे जो है कह सकते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बनाया जाएगा जिसका नाम आईएनएस विशाल होगा। देखिए इसकी जो क्षमता है वो कह सकते हैं कि वो 43,000 टन्स है, उसकी 65,000 टन्स होगी। अभी चाइना के पास जो कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी क्षमता 65,000 टन्स है। यूएस के पास 90,000 जो है टन्स उसकी क्षमता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि भविष्य में ये कह सकते हैं कि अगर हमें भारत की सुरक्षा जरूरतों को समझना है आगे आने वाले समय में, तो निश्चित रूप से भारत को एक तीसरे जो है एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है जिसका नाम आईएनएस विशाल होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक मैंने आपको समझाया है इसके सारे पहलुओं को आपने समझा होगा, और एग्ज़ाम के लिए जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं मैंने इसमें डिस्कस की। नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।